डीएल जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज सभी व्यूअर को, विद्यार्थियों को, अधिवक्ताओं को या विधि के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं देती है। आज हम एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को विभिन्न पार्ट में आपको हम नॉलेज देंगे, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आने वाले मुख्य परीक्षा के सारे प्रश्नों को या प्री परीक्षा के सारे प्रश्नों को आप हल कर सकें। इसी श्रृंखला में हम आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर भाग 1 में आज बताने जा रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो उसका नेचर क्या रखे थे, उसकी प्रकृति क्या रखे थे, अर्थात उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या बनाना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे। इसी को तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि विश्व के जितने भी संविधान बने हैं उन संविधानों में किस तरफ जाते हैं। तो पूरे विश्व के अगर संविधान आप देखें तो 2 प्रकार के संविधान हैं। या तो फिर वो यूनिटरी फॉर्म अर्थात संघात्मक संविधान होगा, या तो फिर वह एकात्मक संविधान होगा। या तो वह यूनिटरी फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, या तो वह संघात्मक संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो हम आपको एकात्मक संविधान के सभी लक्षण बताते हैं, संघात्मक संविधान के सभी लक्षण बताते हैं, और हमारे भारतीय संविधान में संघात्मक के क्या लक्षण हैं, हमारे भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के क्या लक्षण हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे भारतीय संविधान के बारे में ऑस्टिन क्या कहते हैं, जेनिक्स क्या कहते हैं, केसी ह्यूअर क्या कहते हैं, ग्लेन बिंग ऑस्टिन क्या कहते हैं, एस.आर. बम्बई की यूनियन ऑफ इंडिया की केस में क्या कहा गया है, और ऑटोमोबाइल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की केस में क्या कहा गया है, डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान के बारे में क्या कहते हैं, सरकारिया आयोग में क्या कहा गया है। आपको हम सिलसिलेवार सभी बातों को बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान में इसके नेचर के बारे में जो कहा गया है कि भारतीय संविधान किस प्रकृति का है, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि संविधान जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संघात्मक अर्थात फेडरल, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच सारी शक्तियों का विभाजन रहता है और दोनों एक दूसरे के पूरक रूप में काम करते हैं। संघात्मक संविधान का लक्षण है कि शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूची 7 बनाई गई है, जिसमें संघ सूची में केंद्र को शक्तियां दी गई हैं, राज्य सूची में राज्य को शक्तियां दी गई हैं, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों शक्तियों का प्रयोग करते हैं, अपना कानून बनाते हैं। तो यह संघात्मक लक्षण हमारे भारतीय संविधान में पाया जाता है। संविधान की सर्वोपरिता, संघात्मक संविधान के एक और लक्षण कि संविधान सुपरमेसी रखता है। तो हमारे यहाँ संविधान सुपरमेसी इस दृष्टि से है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों की उत्पत्ति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हुई है। तीनों का निर्माण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है और यही तीनों मिलके भारत का पूरा शासन चलाते हैं। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान सर्वोच्च है, जहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, वहाँ ऐसा कानून सही है या गलत इसका विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय करता है। तीसरा लक्षण हमारे भारतीय संविधान में आइए, लिखित संविधान, अर्थात संघात्मक संविधान एक लिखित होता है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारा संविधान बिल्कुल लिखित है, जिसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद है। संविधान भाग 3 जहाँ मूल अधिकार हैं, 4 नीति निर्देशक तत्व हैं, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, संविधान संशोधन है,
सारी बातें बिल्कुल लिखित संविधान की हमारे संविधान में है। संघात्मक संविधान का चौथा लक्षण है संविधान की अपरिवर्तनशीलता। तो हमारे यहाँ संविधान में संशोधन की व्यवस्था तो की गई है 368 में, लेकिन ऐसा संशोधन आवश्यकता पड़ने पर ही किया जा सकता है, जो संविधान की एक अनूठी विशेषता है। लेकिन संशोधन की प्रक्रिया से संविधान में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। बाकी संविधान साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन से हो सकता है। न्यायपालिका का प्राधिकार, जहां संघात्मक संविधान होगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा और उन शक्तियों के विभाजन को चेक करने के लिए एक मशीनरी होनी चाहिए जो उन शक्तियों की जांच करती रहे, वो है न्यायपालिका, जो हमारे संविधान में एक स्टेट में उच्च न्यायालय और केंद्र में एक सर्वोच्च न्यायालय है, जो केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए काम करता है। तो संघात्मक संविधान के जो भी लक्षण हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। अब हम आते हैं विश्व के संविधानों पर। दूसरा है कि एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान में जो भी बातें रहती हैं वहाँ केंद्र की तरफ ही यह झुका रहता है, अर्थात सारी शक्तियाँ केंद्र अपने पास लिया हुआ रहता है। एकात्मक संविधान में राज्यों की शक्तियाँ नाम मात्र की दी जाती हैं, केंद्र सारी शक्तियाँ लगभग अपने पास रखता है। इस लक्षण को भारतीय संविधान में देखिए किस तरीके से डाला गया है। एकल नागरिकता, भारतीय संविधान के अंतर्गत हर आदमी भारत का ही नागरिक होगा, राज्य की नागरिकता अलग और केंद्र की नागरिकता अलग, ऐसा कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रावधान किया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में 155 और 156 में राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान है और राज्यपालों की नियुक्ति इसलिए की जाती है कि देश की एकता और अखंडता के लिए आर्टिकल 200 में इनके पास बिल भेजा जाता है। राज्यों पर नियंत्रण करने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। ये भी एकात्मक संविधान का लक्षण है। और तीसरा है राज्य के सूची पर संसद द्वारा कानून बनाना। राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। यदि राज्यसभा इसे अनुमोदन कर दे तो राज्य की सूची पर केंद्र कानून बना सकता है, जो लोकहित में जरूरी है। फिर आता है नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों के निर्माण में केंद्र को वरीयता दी गई है। साधारण बहुमत से आर्टिकल 3 के अधीन केंद्र नए राज्यों का निर्माण आसानी से कर सकता है। ये भी एकात्मक का एक लक्षण है। भारत अनेकता में एकता, विविध लोगों के बीच बसा है, तो देश हित में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे 352 में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, जो संविधान के एकात्मक लक्षण है और भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है, जो प्रेम्बुल में एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। 312 में, आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, जो हमारे संविधान का एकात्मक लक्षण है। केंद्र अखिल भारतीय सेवाओं का गठन आर्टिकल 312 में कर सकता है। तो हमारे संविधान में ये लक्षण हैं, अब प्रश्न ये होता है कि अल्टीमेटली भारतीय संविधान को हम क्या माने। ऐसी दशा में इसका निष्कर्ष विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को देखना होगा कि विभिन्न विद्वान इसके बारे में क्या कहते हैं। अगर हम विद्वानों को देखें तो सबसे पहले देखिए ऑस्टिन भारतीय संविधान के बारे में क्या कहते हैं। ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। भारतीय संविधान को ऑस्टिन ने
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद अर्थात सहकारी परिसंघीय या सहकारी संघवाद नाम दिया है। जेनिक्स ने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह केंद्रीकृत संघ है, यानी केंद्र की तरफ झुका हुआ एक संघ है। वहीं पर केसी ह्यूयर हैं, इनका कहना है कि भारतीय संविधान क्वासी फेडरल है भारतीय संविधान। ग्लेनविन ऑस्टिन का कहना है कि भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है। वहीं एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को भंग करने वाली यह केस आई थी 1994 में, जिसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान परिसंघीय है, अर्थात भारतीय संविधान संघीय है, अर्थात इसमें संघ की प्रधानता दी गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पूर्व केस में ऑटोमोबाइल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ये पहली पुरानी केस है, 1962 की है, इसमें भी परसंघीय ही कहा गया था, भारतीय संविधान को परसंघीय ही कहा गया था। डॉक्टर अंबेडकर बहुत खुले रूप में कहा है कि भारतीय संविधान अपने परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक बन जाता है और आवश्यकता पड़ने पर एकात्मक हो जाता है, अदरवाइज यह परसंघीय संविधान है। अल्टीमेटली डॉक्टर अंबेडकर भी इसे परसंघीय संविधान ही मानते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह एकात्मक हो जाता है। सरकारिया आयोग के केस में एक केस आई थी, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य के बीचों में 1983 में। इसके गठन के बाद यह आयोग भी भारत के संविधान को परिसंघीय ही मानता है, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन और केंद्र और राज्य एक दूसरे के सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। हम आपको अंत में एक निष्कर्ष रूप में बताते हैं, भारतीय संविधान परसंघीय संविधान है, आंतरिक संरचना इसकी परसंघीय है। हाँ, देश काल परिस्थितियों के अनुसार यह एकात्मक बन जाता है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है, लोकहित सर्वोच्च है। सैलस पॉपुलिस्ट का जो सिद्धांत एविडेंस 123 में है कि लोकहित सर्वोच्च है, जहाँ पर लोकहित आता है वहाँ भारतीय संविधान सर्वोच्च माना जाएगा, वहाँ पर उसे हम एकात्मक कह भी सकते हैं। जैसे आपातकाल का लगना, युद्ध के समय हर व्यक्ति अपने अधिकारों को छोड़ सकता है, तो आपातकाल या विशेष परिस्थितियों में यह एकात्मक होता, जो अपवाद है सामान्यतः यह संघात्मक है। विशिष्ट परिस्थितियों में यह संविधान एकात्मक हो जाता है। भारतीय संविधान के नेचर के बारे में संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि यह सदैव और सदैव परिसंघात्मक है और अपने विशेष संकट काल में संविधान की सुरक्षा करने, देश की रक्षा करने के लिए यह एकात्मक हो जाता है। भारतीय संविधान के बारे में सभी छात्रों को, सभी वकीलों को एक वीडियो हमने पहला भाग इसका बनाया। हम आपको दिन प्रतिदिन इसके दूसरे भाग पर जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ये DS जुडिशल एकेडमी की तरफ से एक रिक्वेस्ट या डायरेक्शन जो भी हो, ताकि अधिकतम बच्चे जो बाहर नहीं आ पाते हैं देख करके इसके साथ नोट्स बना सकें, इसको पढ़ सकें और अपनी परीक्षाओं में सफल हो सकें। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।